स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एसडीवीपी ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेटा अपना जो बुक का सिलेबस है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपके 11th क्लास में दो बुक्स रहेंगी, पहली आरोह भाग 1 और दूसरी है वितान भाग 1। ये दोनों ही बुक्स आपको लेनी है। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 जो हमारी बुक है उसका पहला पाठ, और इस पाठ का नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो पाठ है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक कहानी है। हम सबसे पहले यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक स्थान पर हुआ था। उनका जीवन अभाव में बीता। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यापन के कार्य में वो लग गए थे और नौकरी करनी पड़ी थी। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया, जिसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। साहित्य के प्रति रुचि इनकी प्रारंभ से ही रही है। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभ में इन्होंने उर्दू भाषा में साहित्य की रचना शुरू की थी, और किस नाम से शुरू की थी? नवाब राय के नाम से लिखना इन्होंने शुरू किया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देशभक्ति की भावना प्रमुखता से रही थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ये हिंदी साहित्य में आए और मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखना प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनका जो जीवन है वो कठिनाइयों में बीता था, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जीवन में जो अभाव है, जो गरीब वर्ग है, उसकी पीड़ा का वर्णन देखने को मिलता है। 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बहुत कम उम्र में ही 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब हम जानेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो कलम के सिपाही माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। इन्होंने 11 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, 350 से भी अधिक कहानियाँ लिखी और कुछ नाटक भी लिखे। हिंदी साहित्य में इनका स्थान है वो सर्वोत्तम है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जो उपन्यास हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इनके उपन्यासों के जो प्रमुख नाम हैं वो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान, गबन आदि हैं। जो मंगलसूत्र इनका उपन्यास है वो सबसे लास्ट उपन्यास है जो अधूरा रह गया था। उस उपन्यास को बाद में इनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया था। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सी कहानियाँ भी लिखी। उनकी प्रमुख कहानियों में दूध के दाम, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी आदि प्रसिद्ध रही। बहुत सारी कहानियाँ लिखने के बाद इन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की। इनके प्रमुख नाटकों में करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम आदि प्रसिद्ध हैं। अब हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जो इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कठिनाइयों में जीवन यापन इन्होंने किया है, तो जो गरीब वर्ग है और अभाव में जो जीवन जी रहे हैं लोग, उनके जीवन का वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ देश भक्ति की जो भावना है वो भी इनके साहित्य में उजागर होती है। इन्होंने अपने साहित्य में बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो पाठक को देश प्रेम की ओर अग्रसर करती हैं। देश प्रेम की भावना भी सर्वोपरि इनकी कहानियों में, इनकी रचनाओं में रही है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं नमक का दरोगा कहानी, यह भी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इस प्रकार ये जो कहानी है इसमें अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा है किसी व्यक्ति की उसको दिखाया गया है, और ईमानदारी की जो भावना है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आओ आज हम शुरू करते हैं अपना पहला पाठ, नमक का दरोगा। जो नमक का दरोगा हमारा पहला पाठ है, इसकी जो रचना किसने की है? प्रेमचंद जी ने की है। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में यह बताया गया है कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस समय में देश में जो नमक बनाना और नमक का व्यापार करना जो था वो गैर कानूनी माना जाता था, उस पर रोक थी।
इसलिए कुछ लोग जो हैं, जो सरकार के साथ मिले जुले थे, वो नमक का व्यापार करते थे। और वो कैसे करते थे? चोरी छुपे से नमक का व्यापार करते थे। यही यहाँ इस पाठ में इसी को दर्शाया गया है। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो इस पाठ का नायक है, कौन है नायक? मुंशी वंशीधर है। वो पढ़ लिख कर नमक विभाग में दरोगा के पद पर आसीन हो जाते हैं, दरोगा का पद उन्हें प्राप्त हो जाता है। उनके जो बुजुर्ग पिताजी हैं, वो उन्हें सीख देते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिली है और ये अपनी गरीबी को दूर करने का एक अच्छा समय है, अतः तुम रिश्वत भी साथ साथ में लिया करो। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर दर्शाया है कि जो इस कहानी का नायक है मुंशी वंशीधर, वो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना चाहता है। अब एक बेटे को पिता ही ऐसी बातें कहे कि रिश्वत जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो उसके मन पर उसका प्रभाव है वो पढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कथानायक जो मुंशी जी ने यहाँ पर वंशीधर को बनाया है, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उन पर अपने पिता की ऐसी सीख का कोई असर नहीं होता है। उनके पिताजी उनको यहाँ तक भी समझा देते हैं कि जो वेतन होता है, मासिक वेतन, वो तो पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति होता है, जो केवल महीने में एक ही दिन दिखाई देता है और अगले महीने आते आते घटकर बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि इस महंगाई के ज़माने में यदि हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें रिश्वत लेनी ही होगी, हमें कमाई का जो दूसरा साधन है उसको अपनाना ही होगा। लेकिन उनके बेटे मुंशी वंशीधर पर इसका कोई भी असर नहीं हो पाता है। अब जो मुंशी वंशीधर हैं, वो अपनी ड्यूटी में पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक पंडित आलोपी दीन के नाम से एक व्यापारी है, जो चोरी छुपे नमक का व्यापार करता है। अंग्रेजी सरकार के साथ उसकी साठगांठ है और वो बहुत अधिक धन कमा रहा है, बहुत धनी व्यक्ति है। अपने इलाके में उसका बहुत प्रभाव है। इस प्रकार इस पाठ में अब पंडित आलोपी दीन आ जाता है। लेकिन जो मुंशी वंशीधर है, वो उनके साथ कोई साठगांठ करने के लिए तैयार नहीं है। एक रात को जब मुंशी वंशीधर अपने कमरे में सो रहा होता है, जो उनका कमरा है वो नदी के किनारे है, और तट पर से जब पंडित आलोपी दीन की जो गाड़ियां हैं वो दौड़ती हैं, तो उनके गाड़ियों की आवाज़ सुनकर ये नींद खुल जाती है। किसकी? दरोगा मुंशी वंशीधर की। अब जो मुंशीधर है वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और उन्हें ये पता भी चल जाता है कि ये सारी गाड़ियां आलोपी दीन की हैं। अब आलोपी दीन उन्हें खरीदना चाहते हैं। वो रिश्वत देकर मुंशी वंशीधर से ये सारा माल अपना छुड़वाना चाहते हैं। इसके लिए वो उन्हें 10,000, 20,000, 40,000 तक की रकम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मुंशी वंशीधर हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो रिश्वत लेने के लिए तैयार हैं ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 40,000 क्या 40 लाख में भी तुम मेरे ईमान को खरीद नहीं पाओगे। जो मेरी ईमानदारी की भावना है उसको कोई नहीं खरीद सकता है। इस प्रकार से दरोगा गिरफ्तार कर लेते हैं आलोपी दीन को और गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट कचहरी में घसीट कर ले आते हैं। लेकिन जो पंडित आलोपी दीन है ना, वो इतने अधिक धनवान हैं कि अपने पैसे के बल पर वो सब कुछ खरीद लेते हैं और जो मुंशी वंशीधर है उन्हें कोर्ट में गलत साबित कर देते हैं और खुद वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने दर्शाया है कि किस प्रकार झूठ की यहाँ पर विजय होती है और सत्य की यहाँ पर क्या होती है? पराजय होती है। लेकिन जो मुंशी वंशीधर हैं वो अभी भी हार नहीं मानते हैं। अपने ईमानदारी पर, अपने कर्तव्य परायणता पर वो अभी भी आसक्त हैं। इस प्रकार उनकी नौकरी भी छूट जाती है। पिता भी उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। अब वो एक दिन घर में बैठे हैं तो उनकी जो कर्तव्य परायणता है उसी का इनाम लास्ट में उन्हें मिलता है। ईमानदारी का जो फल है वो मिल जाता है। और किसके हाथों मिलता है? पंडित आलोपी दीन के हाथों ही मिलता है। जिस व्यक्ति ने उनकी नौकरी को छुड़वाया उसी व्यक्ति ने फिर उन्हें बहुत अच्छी नौकरी पर आसीन किया।
उनकी ईमानदारी को देखकर, उनकी कर्तव्यपरायणता को देखकर, अपने काम के प्रति निष्ठा को देखकर जो पंडित आलोपीदीन हैं वो हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि तुम मेरी जितनी भी ये संपत्ति है, मेरा जितना भी काम धाम है, उस काम धाम में तुम मैनेजर नियुक्त हो जाओ। इस प्रकार से मुंशी वंशीधर भी अंत में मान जाते हैं और ईमानदारी से वो उनके यहाँ नौकरी करने लग जाते हैं। इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। ये पाठ जब समाप्त होता है तो उसमें अंत में यही दर्शाया गया है कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसको कोई खरीद नहीं पाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परेशानियों का हमें सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति, ईमानदारी के प्रति हमें सजग अडग रहना चाहिए। इस प्रकार से नमक की कहानी, जो ये नमक के दरोगा की कहानी है, ये पंडित आलोपीदीन और पंडित मुंशीधर की यहाँ पर कथा को दर्शाती है। और प्रेमचंद जी यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाना चाहते हैं, कथानायक जो मुंशी वंशीधर हैं उसके चरित्र के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए। अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। कभी भी अपने मार्ग से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आशा है इसका सार आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।